क्या आप जानते हैं कि भारत में एक कानून ऐसा भी है जिसके तहत किसी जमीन या संपत्ति पर वक्फ एक बार अपना दावा ठोक दे तो वो हमेशा के लिए उसी की हो जाती है। न कोई अपील, न कोई अदालती सुनवाई। भारत में वक्फ बोर्ड के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। इतनी कि 30 देशों की कुल प्रॉपर्टी मिला लें तो भी ये संपत्ति उससे ज्यादा की हो। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास करीब 39 लाख एकड़ जमीन है। इसमें से 21 लाख एकड़ जमीन 2013 से लेकर 2025 के बीच में बढ़ी है। उससे पहले 1913 से लेकर 2013 के बीच वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी। देश में भारतीय सेना और रेलवे के बाद में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 32 वक्फ बोर्डों से मिली रिपोर्ट के आधार पर सरकारी डेटा बताता है कि देश में 8,72,000 वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। वक्फ संपत्तियों की किस कदर लूट खसोट हो रही है, अमित शाह ने ये भी बताया। उनके मुताबिक वक्फ की 20,000 संपत्तियां लीज पर दी गई थी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हो गई, मतलब ये संपत्तियां बेच दी गई। कर्नाटक की एक समिति की रिपोर्ट बताती है कि 29,000 एकड़ वक्फ जमीन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किराए पर दे दी गई। 2001 से लेकर 2012 के बीच में 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वक्फ प्रॉपर्टी निजी संस्थानों को 100 साल की लीज पर सौंप दी गई। कर्नाटक के होनवाड़ गांव में 1500 एकड़ जमीन को विवादित बताया गया और 500 करोड़ रुपए कीमत की इस जमीन को 5 स्टार होटल को महज 12,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दे दिया गया। संसद में अमित शाह ने कुछ हैरतअंगेज आंकड़े भी बताए और कहा कि 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली में लुटियंस जोन की 123 वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ नाम कर दी थी। हिमाचल प्रदेश में वक्फ की संपत्ति बताकर वहां पर अवैध मस्जिद बना दी गई। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदूर मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। कर्नाटक में दत्तापीठ मंदिर पर वक्फ ने दावा किया। तालीपरंबा में 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ भूमि पर कब्जे की कोशिश की गई। ईसाई समुदाय की संपत्तियों पर भी कब्जा किया गया। तेलंगाना में 66,000 करोड़ रुपए की 1700 एकड़ जमीन पर भी वक्फ ने दावा किया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा किया गया। हरियाणा में गुरुद्वारे से संबंधित 14 मरला भूमि वक्फ को सौंप दी गई। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र के वडांगे गांव में महादेव मंदिर पर भी वक्फ ने दावा किया था। बीड में कंकलेश्वर की 12 एकड़ जमीन भी वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। शाह ने बताया कि वक्फ के पास में लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, लेकिन इनकम सिर्फ 126 करोड़ रुपए ही है। ये कितना बड़ा घोटाला हो सकता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2006 में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया था कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल हो तो हर साल 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिल सकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन यूपी में है। वक्फ बोर्ड की कुल अचल संपत्ति का 27% इसी राज्य में है। यहाँ वक्फ की अचल संपत्तियों की संख्या 2,32,547 बताई जाती है। इसके बाद पंजाब और पश्चिम बंगाल में 9%, तमिलनाडु में 8%, केरल, तेलंगाना, गुजरात में 5%, तो कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 7% संपत्ति बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर मुकदमेबाजी नहीं होती। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में सितंबर 2024 तक के मुकदमों का आंकड़ा दिया गया था। इसके मुताबिक वक्फ बोर्डों में 12,792 मुकदमे लंबित हैं। ट्रिब्यूनल और अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 19,207 है। संपत्ति हस्तांतरण के 1,340 और अतिक्रमण के 5,220 मुकदमे चल रहे हैं। वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई अपनी संपत्ति जैसे कि जमीन या इमारत को धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, ये सब इसी के उदाहरण हैं। इसमें खास बात यह है कि एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है तो उसका मालिकाना हक अल्लाह को चला जाता है, यानी इसे ना बेचा जा सकता है और ना ही उसका कोई और इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे मैनेज करने के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय मानी जाती है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन समगौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए थे। आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट आया, जिसने वक्फ संपत्तियों को केंद्रीकृत करने की शुरुआत की। फिर 1995 में नया वक्फ एक्ट लाया गया। इसमें वक्फ बोर्ड को ढेर सारे अधिकार दे दिए गए, जैसे संपत्तियों को वक्फ घोषित करने का अधिकार, विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल को ही उसका फैसला करने का अधिकार इतना कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी सिविल कोर्ट में अपील तक नहीं की जा सकती।
2013 में वक्फ एक्ट में कुछ बदलाव किए गए। मकसद था पारदर्शिता बढ़े, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बदलाव भी नाकाफी साबित हुए। वक्फ बोर्ड के अधिकारों के गलत इस्तेमाल की शिकायतों को देखते हुए मोदी सरकार ने कहा, बस अब बहुत हुआ, बदलाव लाना ही पड़ा गया। अब वक्फ बिल कानून बनने जा रहा है। अब ये जान लीजिए कि इस कानून बनने से वक्फ का सिस्टम किस तरह बदल जाएगा। वक्फ एक्ट का नाम अब होगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी उम्मीद। मतलब वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट सुधार की एक नई उम्मीद। नए कानून के मुताबिक अब वक्फ सिर्फ वही शख्स बना सकेगा जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो और संपत्ति का मालिक हो। पहले वक्फ बाई यूजर का कॉन्सेप्ट था, यानी लंबे समय तक संपत्ति का इस्तेमाल करने वाला भी वक्फ बना सकता था। अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। एक अहम बदलाव ये है कि सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावा नहीं हो सकेगा। अगर दावा किया गया है तो कलेक्टर इसकी जांच करेगा। सही मिलने पर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा। बिना दस्तावेज के कोई जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। पहले वक्फ बोर्ड तय करता था कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, अब ये अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया है। अब तक वक्फ विवादों को लेकर ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। 6 महीने में हर वक्फ संपत्ति का पूरा ब्यौरा, जैसे कि डोनर, इनकम, मुतवल्ली की सैलरी आदि ऑनलाइन करने होंगे। हर जानकारी हर कोई देख सकेगा, मतलब पूरी पारदर्शिता आएगी। एक अहम बदलाव ये भी है कि केंद्र सरकार को लगता है कि गड़बड़ी हो रही है तो वह वक्फ के खातों का सीएजी से ऑडिट करा सकेगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की उम्मीद है। वक्फ संपत्ति की देखभाल करने वाले राज्यों के वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अभी तक मुस्लिम पुरुष ही होते हैं, लेकिन अब 2 गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल होंगे। विपक्ष के आरोपों के जवाब में अमित शाह ने संसद में बताया कि वक्फ बोर्ड या इसके परिसरों में जिन गैर मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा। वे सिर्फ यह सुनिश्चित करेंगे कि दान से संबंधित मामलों का प्रशासन नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। वक्फ बोर्ड में पुरुषों की मनमानी भी खत्म हो जाएगी। नए कानून में बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं को रखने का भी नियम है। मुस्लिम समुदाय के शिया, सुन्नी, बोरा, आगा खानी आदि को भी जगह मिलेगी। इसके अलावा वक्फ अल औलाद के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी वक्फ संपत्ति की उत्तराधिकारी बन सकेंगी। मतलब सिर्फ पुरुषों का हक अब नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि मोदी सरकार के वक्फ बिल को आप किस तरह देखते हैं। क्या ये सही दिशा में एक कदम है या फिर विवाद की एक नई शुरुआत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।